ओके, तो हम लोग जो है चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग जानते हो हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, पर इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे छूट गए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारा टॉपिक शुरुआत में छूटा हुआ था, तो ये टॉपिक बहुत आसान है। इसमें सिंपल अगर आना भी होता है क्वेश्चन तो इसमें डिफरेंसेस पे आता है डायरेक्ट, और यही हेडिंग भी है एनसीईआरटी में। तो देखो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। भैया एड्सॉर्प्शन में कोई भी चीज है वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुई है, एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हुई है ना। तो जो उसकी कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे ज्यादा होती है, किसमें, एड्सॉर्प्शन में। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो उतना ही सरफेस पे है उतना ही अंदर है, मतलब हर जगह बराबर है। एड्सॉर्प्शन में कोई भी चीज सिर्फ सरफेस तक सीमित रहती है, जबकि यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पूरे थ्रू आउट द मटीरियल होता है, यानी कि जितना सरफेस पे भी है अंदर भी है हर जगह। ठीक है, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। जो एड्सॉर्प्शन होता है वो शुरुआत में तो बहुत तेजी से होता है, ठीक है, पर इक्विलिब्रियम आते आते क्या हो जाता है, ये धीरे हो जाता है। भाई साफ सी बात है, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन के लिए एरिया कम बचा है तो अब तो धीरे हो गई ना। शुरुआत में पूरा एरिया पड़ा था उसके ऊपर, एड्सॉर्ब होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होने जा रहे थे, जिनको हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर जा रहे थे तो शुरुआत में एड्सॉर्बेंट के ऊपर बहुत सारी खाली जगह थी, तो इसकी वजह से एड्सॉर्बेंट जल्दी जल्दी गए। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जगह भर गई, तो अब इसलिए एड्सॉर्प्शन धीरे स्लो डाउन हो गया। ठीक है, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसे सरफेस पे ही होना है, वो तो पूरे मटेरियल में होता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट रेट से होता है, यूनिफॉर्म रेट से होता है। ठीक है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। आप जानते हो कि एड्सॉर्प्शन में गई हुई चीज जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना करती है, उसमें वो मटेरियल सिर्फ जो भी फिनोमिना शो कर रहा है एड्सॉर्प्शन का, वो सिर्फ सरफेस तक ही सीमित रहता है, अंदर नहीं जाता। जबकि एब्सॉर्प्शन का एक बल्क फिनोमिना है, इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। ये पूरी की पूरी बॉडी में पाया जाता है। एब्सॉर्प्शन जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडी में होता है, यानी कि एक बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब अंदर तक जाता है। उसके बाद इट इज अ फास्ट प्रोसेस। एब्सॉर्प्शन जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि एब्सॉर्प्शन होने में टाइम लगता है अंदर जाने में, तो इसलिए इट्स अ स्लो प्रोसेस। गॉट इट और नॉट? तो ये डिफरेंसेस है, इन्हें आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, आखिर एड्सॉर्प्शन होने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे। जैसे पिछला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यही पढ़ना डिफरेंसेस। इसकी आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे तो क्या होता है कि सपोज ये आपका एक सरफेस है, सपोज दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। ये सिंपल आपका वाटर है, ठीक है, और वाटर का अंदर ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अंदर ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल जो इसके अगल बगल में होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से, ठीक है। या फिर इसे आप वाटर ना लेकर के क्या ले सकते हो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस भी ले सकते हो। इसे आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस भी ले सकते हो। अब क्या होता है कि पर यहां पर ये सॉलिड सब्सटेंस किसकी कहानी मैं बता रहा हूं, एड्सॉर्बेंट की। ठीक है, वो सॉलिड सब्सटेंस जो अपने ऊपर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना करा रहा होता है, उसमें होता क्या है कि उसमें जो अंदर वाला मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम हम देते हैं बल्क मॉलिक्यूल, उस पे हर तरफ से फोर्सेस लग रही होती है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स लगता है उस मॉलिक्यूल के ऊपर वो कितना लगता है, 0 लगता है। और इसलिए वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। क्या होता है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसपे हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स आसपास वाले से अपनी तरफ खींच रहे होंगे, इसकी वजह से इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है। अब नेट फोर्स 0 है, इसलिए क्या है, वो स्टेबल है, समझे। पर अगर मैं बात करूं इसके सरफेस वाले मॉलिक्यूल की, बात करूं अगर मैं इसके सरफेस वाले मॉलिक्यूल की, दिस इज अ सरफेस मॉलिक्यूल। तो सरफेस मॉलिक्यूल पे क्या होता है, सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर है सिर्फ मॉलिक्यूल, तो अंदर की तरफ से सिर्फ इसे खिंचाव महसूस हो रहा है, और जो एक नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल जो है इसमें अंदर की तरफ है। अभी मैं ये कहानी सरफेस मॉलिक्यूल की बता रहा हूं, तो इस पे यानी कि नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि
कुछ ना कुछ नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स जीरो तो नहीं है, नेट फोर्स जीरो तो नहीं है। तो अब ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है ये क्या चाहता है, ये अपना नेट फोर्स जीरो करना चाहता है, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये क्या करता है, अपने अगल बगल से मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, अपने अगल बगल से मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो अट्रैक्ट करने, अच्छा ये जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, ये जो अट्रैक्ट करने की अट्रैक्शन टेंडेंसी है, ये एक तरीके के फोर्स की तरह काम नहीं कर रही। ये भैया किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रही है, ये अट्रैक्शन टेंडेंसी एक फोर्स की तरह काम कर रही है। तो इस अट्रैक्शन टेंडेंसी को हम लोग यहां नाम देते हैं रेसिडुअल फोर्सेस। क्या कहते हैं यहाँ पे, रेसिडुअल फोर्सेस। मतलब ये मॉलिक्यूल एक रेसिडुअल फोर्सेस, मतलब अपने अपर अट्रैक्शन टेंडेंसी एक जनरेट कर रहा होता है, एक रेसिडुअल फोर्सेस जनरेट करता है, जिसके कारण ये बाहर से मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ लाना चाहता है। और क्यों लाना चाहता है, ताकि अंदर जैसे हालात इस पे भी पैदा हो जाए, इसको भी हर तरफ से अट्रैक्शन मिले और नेट फोर्स जीरो हो जाए। समझे, नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब वो क्योंकि बाहर से मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, तो यही तो होता है एडसॉर्प्शन फिनोमेना, यही तो होता है भैया। वो अपने सरफेस पे दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है ताकि उसके नेट फोर्स जीरो हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, इसी को एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो दिस इज द मेन थ्योरी अबाउट एडसॉर्प्शन। आप इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगा सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का ये। ओके, तो अगला जो है इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी के दिया गया है कि एडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडसॉर्प्शन जो है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली हो जाता है, करवाना नहीं पड़ता कुछ खास, ठीक है। तो एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस कैसे है, तो देखो यार, कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इस चीज को सिर्फ हम थर्मोडायनेमिक्स की मदद से बता सकते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में भी किस चीज की मदद से, सिर्फ डेल्टा जी की मदद से। अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो देख लेते हैं जरा इसमें भी क्या कहता है। एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसलिए इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। यानी कि एडसॉर्प्शन जब होता है, एडसॉर्बेंट के आकर ऊपर आकर के जब चिपक जाता है तो एनर्जी रिलीज मिलती है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है। उसके बाद देखो यार, शुरुआत में मान लो हम एडसॉर्प्शन अगर गैस मॉलिक्यूल्स का देखें, तो गैस मॉलिक्यूल शुरुआत में क्या थे, शुरुआत में ज्यादा खुले थे। जब उनका एडसॉर्प्शन हो गया तब वो बंध गए, हम लोग एक चीज बोलते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस, व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज। व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो कैसे देखी जाती है, आसान भाषा में उसका मतलब होता है आवारागर्दी। आसान भाषा में उसका मतलब होता है आवारागर्दी। भाई शुरुआत में गैस मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा सकते थे जब उनका एडसॉर्प्शन नहीं हुआ था, यानी कि तब आवारागर्दी ज्यादा थी, तब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज्यादा थी। पर जब उनका एडसॉर्प्शन हो गया तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डिक्रीज कर गई, तो यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। डेल्टा एस को आप सिंपल आवारागर्दी से समझ सकते हो कि भैया अगर वो ज्यादा टहल सकता है, ज्यादा इधर उधर जा सकता है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव है। पर अगर वो बंद गया है, अब वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता, तो यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव है, जो कि इस प्रोसेस में होता ही है एडसॉर्प्शन होने के बाद। तो एडसॉर्प्शन होने के लिए, फॉर एडसॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। तो कैसे नेगेटिव होना चाहिए, कैसे देखते हैं हम लोग? देखो एक इक्वेशन होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। ये क्या इक्वेशन होती है? दिस इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन होती है। तो हमें क्या बनाना है, हमें डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि जब तक डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो डेल्टा जी को हमें नेगेटिव बनाना है ताकि हमारा प्रोसेस कैसे हो पाए, स्पॉन्टेनियस हो पाए, ताकि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो डेल्टा जी नेगेटिव किन दो चीजों से बनेगा, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, उनके बीच में साइन है माइनस वाला। देखो डेल्टा एच तो नेगेटिव है एडसॉर्प्शन में, वो बात हमें पता है। अब डेल्टा एस क्योंकि नेगेटिव है तो ये माइनस बाहर है, और डेल्टा एस क्योंकि नेगेटिव हो गया तो ये ओवरऑल ये वाली टर्म कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी ना। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगी। अच्छा डेल्टा जी तो नेगेटिव है ही,
तो अब डेल्टा जी के ऊपर पूरा भार है कि वही डेल्टा जी को, सॉरी, अब डेल्टा एच के ऊपर पूरा भार है कि वही डेल्टा जी को नेगेटिव बना सकता है भाई, क्योंकि दो चीजें हैं इस इक्वेशन में, एक डेल्टा एच और एक टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस तो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव बन गया, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो अब अगर डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है तो खाली डेल्टा एच ही नेगेटिव बना सकता है, क्योंकि अगर टी डेल्टा एच ज्यादा हो गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसलिए अगर एड्सॉर्प्शन होना है तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड हर हालत में टी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए, तभी एड्सॉर्प्शन होगा, अदरवाइज एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन की एड्सॉर्प्शन कैसे होना चाहिए, उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है भाई। नेसेसरी कंडीशन ये है कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए, तभी ओवरऑल जो डेल्टा जी आएगा प्लस माइनस करके वो नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, कॉपी कर लो। एक और छोटी सी चीज देखेंगे इस टॉपिक में कि देखो यार, जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के इक्वल हो गया हो, यानी कि जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा तो डेल्टा जी में जितनी नेगेटिव क्वांटिटी होगी उतनी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी भाई। डेल्टा जी में जितनी नेगेटिव क्वांटिटी होगी डेल्टा एच होगा उतना पॉजिटिव टी डेल्टा एस हो जाएगा, यानी कि तब डेल्टा जी जीरो हो जाता है। और डेल्टा जी जीरो कब होता है अगर आपको मालूम हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो यानी कि जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाता है तब आप समझ जाना कि एड्सॉर्प्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, यानी कि एड्सॉर्प्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, एड्सॉर्प्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कमिंग टू बी एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है पेज नंबर 126 पर है आपके एनसीईआरटी में, इसे आप देख सकते हैं। कहते हैं कि सबसे पहला इसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम में कहता है द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम। बिल्कुल, देखो यार क्या होता है कि जब हमें बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट करना होता है, हाई वैक्यूम का मतलब ये है कि शुरुआत में तो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, आपकी एयर अंदर से निकाल कर बाहर फेंकता है। अब हमको और ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करना है, यानी कि बिल्कुल एयर नहीं चाहिए, कहीं एक आधा ट्रेस रह गया हो एयर का, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम वहां पर क्या डाल देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं। तो वो चारकोल क्या करता है, उस मतलब हवा को जो वहां पर होती है उसको एडसॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एडसॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से वहां पर हवा का कोई मॉलिक्यूल नहीं बचता और हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट एग्जांपल इज द गैस मास्क। गैस मास्क है, गैस मास्क अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू एड्सॉर्ब पॉइजनस गैसेस। बिल्कुल, देखो यार ये गैस मास्क जो होते हैं इनके अंदर मतलब ये हमारे सिंपल मास्क की तरह N95 मास्क की तरह नहीं होते। ये गैस मास्क बहुत तगड़े मास्क होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, काफी तरीके के एड्सॉर्बेंट्स होते हैं या फिर एक्टिवेटेड चारकोल होता है और ये कोल माइंस वर्कर्स को दिए जाते हैं। तो क्या होता है, जब वहां पर कोई भी हाईली पॉइजनस गैस रिलीज होती है, ठीक है, तो वो जो चारकोल है या उस मास्क के अंदर का एड्सॉर्बेंट मटेरियल है वो उस गैस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करा लेता है और जो आप हवा खींचते हो उसमें से वो पॉइजनस गैस निकल जाती है या कहें तो एड्सॉर्ब हो जाती है, जिससे आपके अंदर जो एयर जाती है वो क्लियर जाती है, क्लीन एयर जाती है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ द थर्ड इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। Silica and aluminum gels are used as adsorbents for removing moisture and controlling humidity। जो भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो लोग एनसीईआरटी को हाथ में पकड़ लेंगे एक बारी और पढ़ते रहेंगे साथ साथ कि ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करता है। ह्यूमिडिटी मतलब वही मॉइस्चर को, कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड टू एड्सॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। कि हमको जब भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी होती है, मतलब कि ड्राइनेस चाहिए होती है, मॉइस्चर को रिमूव करना होता है, तो हम सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल यूज करते हैं। ये सिलिका जेल एल्यूमिनियम जेल क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेते हैं।
ठीक है। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेंगे अपने ऊपर, वाटर को एब्जॉर्ब करा लेंगे, तो वहां पर ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी, ड्राइनेस क्रिएट हो जाएगी। तो भाई ये आपने देखा होगा नए मोबाइल आते हैं उनके अंदर भी होता है, शूज के अंदर होता है, प्लास्टिक्स की बॉटल्स जब आप खरीदते हैं महंगी वाली उनके अंदर होता है, ताकि क्या है कि मॉइस्चर, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको हमें मॉइस्चर से बचाना होता है उसमें ये सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल पड़े होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर्स ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्सॉर्बिंग कलर इम्प्योरिटीज। इसमें पूरा नहीं दिया हुआ, हम ना सॉल्यूशंस के कलर को भी रिमूव करते हैं एब्जॉर्ब करा करके। आप लोगों ने अगर कभी शुगर को देखा हो तो शुगर एक्चुअली ब्राउन कलर की होती है, एक्चुअली शुगर में मिलती है जिसे हम ब्राउन शुगर कहते हैं। तो एक्चुअल में जो शुगर का कलर होता है ब्राउन, पर हमारे जो घर में शुगर आती है वो आती है व्हाइट कलर की। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ना जो हमारी शुगर जब बन करके तैयार हो जाती है तो हम उसको मतलब एड्सॉर्बेंट के ऊपर से पास कराते हैं। पहले ये एनिमल चारकोल हुआ करता था, उसके ऊपर से पास कराते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है वो शुगर का ब्राउन कलर खींच लेता है और आपको व्हाइट शुगर मिल जाती है। अदरवाइज शुगर का एक्चुअल कलर ब्राउन होता है। तो ये कलर एड्सॉर्ब करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन फिनोमिना का यूज होता है, ठीक है। और कहां से? कलर सॉल्यूशन से। शुगर का सॉल्यूशन एक्चुअली क्या किया जाता है? पास किया जाता है उस एड्सॉर्बेंट के ऊपर से जहां पर एड्सॉर्प्शन होता है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस। हेट्रोजेनस कैटालिसिस इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया टॉपिक, तो ये वाला एप्लीकेशन काट दीजिए आप। उसके बाद अगला है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के सेपरेशन के लिए, मतलब जो इनर्ट गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन वगैरह, इनके सेपरेशन में कैसे यूज होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एड्सॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। बिल्कुल, कहता है कि हमें, हाँ, हम ना कोकोनट चारकोल का यूज करते हैं अलग अलग नोबल गैसेस को सेपरेट कराने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए। जो आपका कोकोनट चारकोल है वो डिपेंड करता है कि आपके पास मिक्सचर कौन सा है, ठीक है। नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑन, बिल्कुल, क्या मतलब टेम्परेचर क्या है और आपके पास मिक्सचर कौन सा है, इसके लिए आप जो यूज करते हैं कोकोनट चारकोल का यूज करते हैं। ये सिंपल वैसे वैसे ही इस्तेमाल हो रहा होगा। मान लो हमारे पास 2-3 गैस होंगी मिक्सचर में, हमने क्या किया? कोकोनट चारकोल डाला, तो कोकोनट चारकोल ने 1 या 2 गैसेस को क्या करा लिया? अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लिया और हमें प्योर गैस मिल गई जो हमें चाहिए थी। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यहाँ यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट इज इन क्योरिंग डिसीजेस। A number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them. ज्यादातर जो हम दवाइयां खाते हैं या उनका जो एक्शन होता है, वो दवाइयां कैसे वर्क करती हैं हमारे अंदर, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ऊपर बैक्टीरिया को या फिर जो डिजीज कॉजिंग एंजाइम्स होते हैं उनको, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है, अपने ऊपर बिठा लेता है, जिसकी वजह से क्या है वो बॉडी में अलग अलग जगह फैल नहीं पाता, और फैल नहीं पाता तो डिजीज कॉज नहीं कर पाता, समझे। उसके बाद फ्लोटेशन प्रोसेस जो है अभी आगे आने वाला है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में, तो उसे वहां देखेंगे। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स है surfaces of certain precipitates such as silver halides have the property of absorbing some dyes like eosin, fluorescein, etc. and thereby producing a characteristic color at the end points. Absorption indicators होते हैं, ये क्या है? पर्टिकुलर डाई के कांटेक्ट में आके एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं। ये बहुत खास एग्जांपल नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस में भी आपने देखा होगा कि जो क्रोमैटोग्राम आप यूज करते हो, जो क्रोमैटोग्राफी वाला पेपर यूज करते हो, उसमें जो कलर्स हैं वो कलर्स अलग अलग हाइट पर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन फिनोमेना, ना कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, ठीक है। तो वहां पर भी एड्सॉर्प्शन का यूज होता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल, जिसमें से गैस मास्क वगैरह वाला एग्जांपल और कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी और जो है शुरुआत वाला यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो हैं वो इतने खास एग्जांपल्स नहीं है, पर आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके
तो अब हम जो है टॉपिक कोलॉइड्स पे आ गए हैं। कोलॉइड्स पे हमने इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कर लिए थे, मैक्रोमोलिक्यूलर, लायोफोबिक, लायोफिलिक वगैरह सब किए थे। यहाँ से हमने डिसकंटिन्यू किया, तो ये हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स एनसीईआरटी में। तो ये हमको करना है। देखो यार, दो तरीके के कोलॉइड्स होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक और एक होते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक होते हैं जो डिस्पर्जन मीडियम के तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, और लायोफोबिक होते हैं जो डिस्पर्जन मीडियम के तरफ रिपल्सिव होते हैं। यानी कि वो आसानी से, ऐसे कोलॉइड जिसमें वो आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाना चाहते, वो होते हैं लायोफोबिक। और जिसमें बना लेते हैं आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन, उनको कहते हैं लायोफिलिक। तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाना बहुत आसान है। आप डिस्पर्स्ड फेज लीजिए, डिस्पर्स्ड फेज हम लोग सोल्यूट को कहते थे, और लीजिए डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट को, और दोनों को सिंपली मिला दीजिए सिंपली, ठीक है, और स्टिर कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। ये बात मैं बता रहा हूँ लायोफिलिक कोलॉइड के लिए, कि आपने डिस्पर्स्ड फेज लिया, डिस्पर्जन मीडियम लिया, दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद ऐसा हल्का सा शेक कर दो, तो वो सिंपली मिक्सिंग से बन जाते हैं। कौन? लायोफिलिक कोलॉइड। पर लायोफोबिक कोलॉइड नहीं बनते, क्योंकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में होता है रिपल्शन डिस्पर्जन मीडियम के लिए, क्योंकि वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ जुड़ना नहीं चाहता। कौन? डिस्पर्स्ड फेज जुड़ना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर हमें लायोफोबिक कोलॉइड्स को जबरदस्ती बनाना पड़ता है, और उन्हीं के लिए हमने मेथड्स ढूंढे हैं। एक्चुअली ये जो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स है, ये किन कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की बात हो रही है? एक्चुअली लायोफोबिक कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की बात हो रही है। तो इसमें जो पहला मेथड आता है केमिकल मेथड, ये लेस इंपॉर्टेंट मेथड है, ये पूछा नहीं जाता। तो क्या होता है केमिकल मेथड? लायोफोबिक कोलॉइड can be prepared by carrying out lyophobic colloid can be prepared by carrying out by suitable chemical reaction in the dispersion medium। तो लायोफोबिक कोलॉइड फॉर्म किए जाते हैं ऑब्वियसली सारे मेथड के द्वारा, और एक सुटेबल केमिकल रिएक्शन कराई जाती है एक पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम में, उस डिस्पर्जन मीडियम में, उस सॉल्वेंट में जिसमें हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो ये अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हैं कि हमने आर्सेनिक ऑक्साइड को H2S से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और हमें आर्सेनिक सल्फाइड सोल मिल जाता है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद नहीं करना आपको। ऐसे सिंपल SO2 H2S के साथ जब रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो जाती है, समझे? यानी कि इसमें अगर आप सल्फर देखोगे तो सल्फर -4 पे होता है, सल्फर होता है इसमें -4 पे, और वो चला जाता है 0 पे। ठीक है, 0 पे चला जाता है, सॉरी सल्फर -2 पे होता है और वो 0 पे चला जाता है, तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, H2S की बात हो रही है। तो यहाँ पर सल्फर सोल जो है प्रिपेयर होता है इस रिएक्शन से। और अगला है ये AuCl3 ऑरेट क्लोराइड होता है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर के साथ इसमें हम रिएक्शन कराते हैं, तो एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, और यहाँ पर हमें हमारा गोल्ड सोल प्रोड्यूस होता है। ये सिर्फ एक रिएक्शन है, सब कराते हैं, तो मैं भी करा रहा हूँ, इन्हें आप सिंपली लिख लेना। और इस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से रीड नहीं करना, इसको जैसा मैं कराऊंगा आपको वैसे ही करना। उसके बाद FeCl3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इसमें आपका FeOH3 जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है, और FeOH3 हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये एक सोल होता है, कोलॉइडल सोल होता है, और प्लस 3HCl। सोल मतलब कोलॉइडल सोल, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, पर ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आता नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड आता है बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ब्रैडिक्स आर्क मेथड इसे कहते हैं, या बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, यानी कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करवाते हैं, मतलब अपना जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कराते हैं। तो हम क्या लेते हैं, इसमें एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम लोग डिस्पर्जन मीडियम ले लेते हैं, जनरली ये वाटर होता है या जो भी जिसमें भी आप अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। और ये मेटल इलेक्ट्रोड है, ये उन मेटल की इलेक्ट्रोड है जिस मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन आप बनाना चाहते हो, जैसे गोल्ड सोल, सल्फर सोल, जिसकी बनाना चाहते हो उस मेटल की आप इलेक्ट्रोड ले लीजिए यहाँ पे। समझे मेरी बात? अब आप क्या करो, ये है ना, ये इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन एक में, मतलब एक ही कंटेनर में होने चाहिए, और इसके आसपास आप पूरा आइस बात रख दो। आइस बात इज जस्ट लाइक, मतलब इस कंटेनर को आप एक बर्फ वाले कंटेनर में रख दो, आइस बात में रख दो। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करो, मतलब एक बिजली प्रोड्यूस करो। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड की मदद से। तो उससे क्या होगा
कि यहाँ पर जब बिजली प्रोड्यूस होगी तो ये जो इलेक्ट्रोड इस पानी में डूबी हुई है, ये इलेक्ट्रोड इतनी हाई बिजली हाई टेम्परेचर की वजह से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये मेटल। और क्योंकि ये पानी जिसमें ये इलेक्ट्रोड पड़ी हुई है, ये पानी तो ठंडा है ना, चिल्ड है एकदम, क्योंकि आइस बात में डूबा हुआ है, आइस बात में डूबा हुआ है, तो ये पानी फटाफट से उस गैस, जो गैस बनी है अभी इस मेटल की, उस गैस को ठंडा कर देगा और वो गैस पार्टिकल्स फिर से मेटल के सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो सॉलिड पार्टिकल्स इसी डिस्पर्जन मीडियम में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। मतलब उसी मेटल का जिसकी मेटल इलेक्ट्रोड थी उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे और आपको एक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज द मेथड। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि क्या हुआ कि ये हमारा मेन कंटेनर था डिस्पर्जन मीडियम और मेटल इलेक्ट्रोड्स का, और इसमें बहुत सारे आइस, और ये आइस बात में रखा हुआ था हमने, और मेटल इलेक्ट्रोड्स की मदद से मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस करवाई। उस बिजली के चलते ये मेटल इलेक्ट्रोड का कुछ हिस्सा क्या हुआ, गैस बन के इवेपोरेट हो गया, पानी में पड़ा हुआ था, मतलब ये गैस पानी में इवेपोरेट हुई तो पानी ने उस गैस को ठंडा कर दिया और वो फिर से सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो गए। वो पार्टिकल्स या वो गैस जो इवेपोरेट हुई थी या बनी थी वो फिर से मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, और वो जो नए पार्टिकल्स बने वो पार्टिकल्स कोलॉइडल रेंज के बने, जिसे ठंडा किया पानी ने वो कोलॉइडल रेंज के बने, और बस इसी डिस्पर्जन मीडियम में मिल करके उन्होंने कोलॉइडल सोल बना लिया। ठीक, तो इसको आप लोग बना लेंगे और अब हम लोग लिखते हैं इसको, और अब हम लोग लिखते हैं तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे इस मेथड को। मैं एक बारी रिपीट करूंगा तो जिसको भी अगर मान लो छूट जाता है तो वो वीडियो को वापस से बैक करके फिर से मतलब लिख सकता है। तो मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं। पहला एरो पॉइंट लिखेंगे, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर souls of platinum, silver, copper and gold। ये जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड है ये प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर या गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के काम आता है। तो अब अगला एरो पॉइंट बनाएंगे जिसमें हम पूरा प्रोसेस लिखेंगे। द मेटल whose soul is to be prepared is made as two electrodes which are immersed in dispersion medium such as water, etc. First stop. The dispersion medium is kept cooled by ice. First stop. An electric arc is produces between the electrodes. First stop. The tremendous heat generates by this method. The tremendous, TREMENDOUS, the tremendous heat generates by this method give colloidal solution. First stop. The colloidal solution prepared is stabilized by adding
small amount of KOH to it, small amount of KOH to it। तो मैंने एक बात इसमें नहीं बताई, यही आखिरी वाली, कि हम ये जो आपके सोल बनते हैं, जिस मेटल का सोल बनाना चाहते हैं उसकी इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, तो जो सोल हमारे पास फाइनली बना है ना भाई, इसी डिस्पर्जन मीडियम में जो सोल हमारे पास फाइनली बना, उसको हम लोग स्टेबल कैसे करेंगे? उसको स्टेबल करेंगे हम KOH डाल करके। कैसे स्टेबल करेंगे उसे? KOH डाल करके। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो मैंने ये मेटल इलेक्ट्रोड वाली अभी बात पीछे क्यों बोली, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोड वाली इस इंग्लिश वर्जन में बात नहीं आई कि ये मेटल इलेक्ट्रोड उसी मेटल की लोगे जिस मेटल का आप क्या प्रिपेयर करना चाहते हो, कोलॉइडल सोल प्रिपेयर करना चाहते हो। बिजली गड़काओगे, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, पानी ठंडा कर देगा, मेटल वो सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सॉलिड पार्टिकल्स कोलॉइडल रेंज के होंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसके अंदर एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालोगे KOH, वो स्टेबल कर देगा और आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे बना लीजिए, इसे बना लीजिए। ओके, तो लास्ट प्रिपरेशन का मेथड हमारा, इसमें मैं आपको शुरू में बता दूं कि इसमें आपको NCERT रीडिंग लगानी है इसकी। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताऊंगा जो मेन पार्ट है, इसके बाद आप NCERT पढ़ सकते हो, ठीक है ना, वहाँ से आप चीज़ें उठाओगे, वहाँ से इस टॉपिक को करोगे। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि अभी अभी प्रेसिपिटेट बनाया हुआ हो, रखा हुआ ना हो, वरना आप खाली वर्ड प्रेसिपिटेट भी यूज कर सकते हो। उसको ना, उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को एक पर्टिकुलर सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में डालने पर और उसमें पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करने पर, दो चीजें हैं, एक पर्टिकुलर सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में डालने पर और एक पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करने पर उस